हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। जियो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, जियो पॉलिटिक्स को आप में पूरा इंटरेस्ट है। आपको वॉर में इंटरेस्ट हो ना हो, वॉर को आपकी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट है। जो भी चीज़ इस टाइम दुनिया में हो रही है, उसका असर आपकी ज़िंदगी पे, आपकी जेब पे, आपकी गाड़ी में कितना तेल है, आपके किचन में आज क्या बनेगा, इंडक्शन पे बनेगा या एलपीजी पे बनेगा, इस पे पूरा असर है। इसलिए जब मैं ये कंटेंट बिटकॉइन पे बहुत बनाता था, क्रिप्टो पे बहुत बनाता था, आगे भी बनाता रहूँगा। एक चीज़ ये समझ में आ गई कि मनी, जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अलग-अलग चीज़ें नहीं है। इफ you know geopolitics, what is happening, you are better off in understanding money. So if you understand only money and you're only interested in money and finance, and you don't want to see कि what is happening in the geopolitics, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा कुछ समय से जो कंटेंट है वो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स पे बन रहा है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। बहुत मैसिव लेवल पे एंगेजमेंट है, क्योंकि शायद जिस तरीके से एक ईज़ी तरीके से हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो को समझा है, उसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स को भी समझा रहे हैं। आपने लेटेस्ट जो वॉर जिस सिचुएशन पे इस टाइम खड़ी है, मैं वो समझा देता हूँ और फिर मैं आपको उसका इम्पैक्ट बताऊँगा कि गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट है, बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट है, क्रिप्टो पे क्या इम्पैक्ट है और ओवरऑल आपको किस तरीके से देखना चाहिए कि दुनिया में आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले वॉर इस सिचुएशन पे खड़ी है कि इज़राइल और अमेरिका ने जब ये वॉर शुरू करी थी, तो उन्होंने ये सोचा था कि 3 से 4 दिन मैक्सिमम उसमें ईरान को निपटा देंगे। ऐसा क्यों वो कॉन्फिडेंट थे? अगर उनको पता होता कि अगर स्पेशली अगर अमेरिका को पता होता कि लड़ाई महीना खिंच जाएगी, वो कभी इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसको कहीं न कहीं इज़राइल जो कि उसको मिसगाइड करता है, क्योंकि ये लड़ाई एक्चुअल में इज़राइल की है, अमेरिका की तो ये लड़ाई भी नहीं है। ठीक है? तो इज़राइल ने कहीं न कहीं उसको ये कॉन्फिडेंस दिया था कि यार मेरी एनालिसिस है कि भई 3-4 दिन में हम निपटा देंगे। अमेरिका कूद तो गया, लेकिन अब उसको ये दिख रहा है कि फेस सेविंग नहीं कर पा रहा वो। हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि यूएस के अंदर रेट कट्स हों। आप सबको पता है। वो रेट कट चाहता था, वो इसीलिए वो फेडरल रिज़र्व का जो चेयरमैन था जेरेमी पावेल, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था और कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये रेट कट नहीं कर रहा है। सोचिए वो फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन से लड़ा पड़ा था कि रेट कट के पीछे से, और अगर उसको ये पता होता कि कि ईरान को हराना अगर इतना मुश्किल है, तो वो कभी भी इस लड़ाई में एंटर नहीं करता। अब वो लड़ाई में इज़राइल के चक्कर में एंटर तो कर गया, ठीक है? लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें निकलूँ कैसे? क्योंकि उसको अभी जो लड़ाई के अंदर जो टर्निंग पॉइंट आया ना, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है जब उसने जो ईरान ने जो इज़राइल के जो न्यूक्लियर जहाँ पे रखा है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो जहाँ पे रखे हैं, जिसका नाम है डिमोना और अराद, ये 2 इम्पोर्टेंट शहर हैं। इन दोनों पे जब अटैक किया, ईरान ने इन दोनों जगह पे भी अटैक नहीं करना था। पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया, नातान्ज़ पे। उसके बदले में ईरान ने इज़राइल पे अटैक किया, दिमोना और अराद पे। और दिमोना और इराद पे जो अटैक हुआ ना, इसके बाद गेम चेंज हुई है। मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा जो रेपुटेशन है ना, वो इज़राइल का रेपुटेशन है कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका और इज़राइल 2 बड़े देश मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं, एक एम्बैरेसमेंट हो रही है। चलो एम्बैरेसमेंट तक तो ठीक था, लेकिन उनके सबसे वाइटल शहर पे अटैक का मतलब पता है क्या है? ईरान की कैपेबिलिटीज़ कई-कई गुना ज़्यादा हैं जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये समझ में आ गया कि इसके बाद जब उन्होंने उसको धमकी दी ना, चलो अटैक कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी कि 48 घंटे में मैं तुम्हारे पावर प्लांट छुड़ा दूँगा, सब खत्म कर दूँगा। ईरान ने बोला कि तुम मेरे पावर प्लांट पे अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने मेरे स्कूल्स पे अटैक किया, लेकिन मैंने तुम्हारे स्कूल्स पे अटैक नहीं किया। तुमने इस पे अटैक किया, मैंने उस पे अटैक नहीं किया, लेकिन मैं पहली बार तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तुम मेरे पावर प्लांट पे अटैक करो, मैं डीसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक कर दूँगा। आपको पता है डीसैलिनेशन प्लांट 90% मिडल ईस्ट डीसैलिनेशन प्लांट पर डिपेंड करता है। 500 मिलियन लोग पानी पीते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, समुद्र के पानी को मीठा किया जाता है। ये डीसैलिनेशन प्लांट अगर अगर खत्म हो जाते तो 2-3 दिन के अंदर 500 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता। कहाँ जाते? ट्रम्प को समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है, ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान अच्छा इतना पागल आपको लगता हो कि ईरान के अंदर पागलपन कहाँ से आया? ईरान बेसिकली क्या है कि ईरान के अंदर पागलपन यहाँ से आया कि उनका एक डॉक्ट्रिन वहाँ पे लागू है। आयतुल्ला जो ख़मीनी थे, उनको इन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही अटैक में वो मर गए।
तो जब आयतुल्लाह ख़मीनी के गुज़र जाने के बाद एक डॉक्ट्रिन को लागू हो जाना था और वो लागू हो गई। उस डॉक्ट्रिन के अंदर लिखा है कि 31 प्रोविंसेस में ईरान की मिलिट्री बढ़ जाएगी और वो ऑटोनॉमस होगी, किसी का ऑर्डर नहीं मानेंगी जब तक दूसरा सुप्रीम लीडर आके उन्हें ये नहीं बोल देगा कि स्टॉप। अब दूसरा सुप्रीम लीडर आ तो गया है, लेकिन पब्लिक में नहीं आया, चेहरा नहीं पता उसका, आज तक उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। इस वजह से 31 प्रोविंसेस ये अटैक करी जा रही हैं, ठीक है? अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे देशों के ऊपर जब वो अटैक करता था, तो या तो उनको कैप्चर कर लेता था या उनसे नेगोशिएशन कर लेता था। ईरान के केस में नेगोशिएशन करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक शख्स था, ठीक है? अली लारीजानी। तो जो लारीजानी था, जिसके साथ बातचीत चल रही थी वॉर से पहले ओमान के थ्रू, उसके उसको भी इज़राइल ने ख़त्म कर दिया। इज़राइल को बेसिकली ये लगा था कि जो अली लारीजानी है, ये इसके थ्रू कहीं न कहीं पीस टॉक्स कामयाब हो रही हैं, और अली ल लारीजानी को 16-17 मार्च के आस-पास जो है, उसको एक अटैक के अंदर इज़राइल ने मार दिया। तो एक अकेला आदमी था जिसकी अमेरिका से बात हो रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। इज़राइल और अमेरिका बेसिकली बात करें, तो ईरान में किससे बात करें? कोई बात करने के लिए कोई सेंट्रल एंटिटी है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल ने मिलके उनकी सारी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, और एक ही आदमी के टच में थे, वो अली लारीजानी के, जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये वॉर सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट ट्रंप के लिए बन गई है, क्योंकि ट्रंप की जो गीदड़ भभकियाँ हैं, उससे ईरान डर नहीं रहा है। उल्टा इसके बाद क्या होगा कि रेपुटेशन हिट हुई है अमेरिका और इज़राइल की, और इससे क्या हुआ कि बाकी देश भी देख रहे हैं, और ये अब निगला नहीं जा रहा है अमेरिका से। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत-बहुत बड़ा कदम उठा दे अमेरिका अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, एंड आई रियली प्रे कि वो कुछ पागलपन ना कर दें, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में सबसे पागल लीडर अगर कोई आया है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है इस टाइम। कुछ भी कर सकता है वो गाइज़, तो मतलब उसकी रेपुटेशन तो हिट हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बच्चा-बच्चा आज गली-गली में यही बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गया, डोनाल्ड ट्रंप के बस की नहीं है। अपनी रेपुटेशन को, ईगो की लड़ाई को ना, ये कन्वर्ट हो जाएगी और वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद। बट ईरान का यही कहना है कि वो नेगोशिएट करना चाहते थे लड़ाई से पहले, वो लड़ाई ये लड़ना नहीं चाहते थे। अली लारीजानी उनसे बातचीत कर रहा था। यूरेनियम के जो एनरिचमेंट की को भी वो रोकने के लिए तैयार थे, सैंक्शंस के लिए भी कुछ, वो कुछ हद तक अपनी मिसाइल्स की कैपिंग के लिए भी तैयार थे। वो एक्सटर्नल टीम्स की विज़िट के लिए भी तैयार थे कि इंस्पेक्शन के लिए आ जाओ, तो काफ़ी हद तक वो कुछ चीज़ों पे तैयार थे। फाइनल रूपरेखा होनी थी, ओमान की लीडरशिप के अंदर ये हो रहा था, ओमान दोनों तरफ से एक ब्रिज का काम कर रहा था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या है कि अब आपको इसके रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं वॉर के। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे अगर आप देखो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, गोल्ड गिर रहा है। अब आप कहोगे कि गोल्ड तो बढ़ना चाहिए था। गोल्ड इसलिए गिर रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और इसमें गोल्ड बढ़ता है। लेकिन हो क्या रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, रेयर होता है ऐसा कि जियोपॉलिटिक्स में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स हैं, साथ में यील्ड भी बढ़ रही है। हुआ ये कि अब अमेरिका के अंदर ये माना जा रहा है कि जो वॉर का इम्पैक्ट है, इसका वो देखने को मिलेगा, वो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो जो रेट कट्स होने थे अमेरिका में, अब वो रेट कट्स नहीं होंगे। फेडरल रिजर्व ने एक हिंट दिया कि वो रेट हाइक हो सकते हैं। जैसे ही खबर पता चली कि रेट हाइक हो सकते हैं, गोल्ड क्रैश करने लगा। क्यों? रेट हाइक होने से क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड्स पे। तो जो गोल्ड में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, मतलब गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलता गोल्ड को होल्ड करने पे। तो जो इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि यार हमने अच्छा गोल्ड में प्रॉफिट बना लिया है, गोल्ड को सेल करके बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, और बॉन्ड में 4-5% का रिटर्न आएगा शानदार, और यूएस के बॉन्ड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होते हैं। तो गोल्ड से पैसा निकल के बॉन्ड में जाने लगा। तो जब बॉन्ड में पैसा जाता है यूएस के, तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपका यूएस डॉलर है। तो लोकल करेंसीज जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट होती हैं, तो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, तो आपका जो गोल्ड के लिए गलत चीज़ होती है। जैसे यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, तो लोकल करेंसीज वीक हो जाती हैं, और उसके बाद जो सोना बिना प्राइस में मूव किए महंगा हो जाता है, राइट? जैसे सपोज करो कि अगर पहले अगर आपको $1 जो था वो ₹90 का था, और अगर $1 अब ₹94 का हो गया, तो मतलब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं टू बाय गोल्ड, बिकॉज़ इंटरनेशनली जब गोल्ड को इंडिया बाय करता है, तो डॉलर को पे करके फिर गोल्ड को बाय करता है। सो वीकर करेंसीज़ मीन्स दैट द गोल्ड इज़ गेट्स कॉस्टली। जब गोल्ड महँगा हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली गोल्ड की डिमांड वो ड्रॉप हो जाती है, उसकी प्रेशर बन जाता है। दूसरा, जो मनी है वो फ्लो करती है गोल्ड से यूएस बॉन्ड की तरफ। तो यही कारण है कि रेट हाइक
इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि फेडरल रिज़र्व ये कह रहा है कि एक तो हमें इन्फ्लेशन को चेक में रखना है, अब हम रेट कट्स नहीं कर सकते। अगर कल को वॉर ये लंबी चलती है, जो कि सोचा नहीं था, तो इसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी में होगा, तो इसलिए उनको रेट हाइक करने पड़ेंगे। तो रेट हाइक की वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, यूएस बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड से पैसा निकल के वहाँ जाने लगा। तो जियोपॉलिटिकली जब भी जियोपॉलिटिक्स में केओस होता है और ऊपर से अगर यील्ड भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होता है, गोल्ड जो है वो डंप करता है अपना प्राइस के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन आपने देखा होगा कि सब चीज़ें गिर रही हैं, बिटकॉइन इतना नहीं गिर रहा है। अगर आप देखो तो बिटकॉइन कहीं न कहीं स्टेबल बना है। बिटकॉइन की मैं आपको एक बात बताऊँ, बिटकॉइन के ना तरह-तरह के नैरेटिव बने जब से बिटकॉइन बना है। बिटकॉइन इज़ अ पेमेंट नेटवर्क, बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल कैश, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व है। पहली बार बिटकॉइन को अब जो देखा जा रहा है, वो बिटकॉइन को एक ऐसा एग्ज़िट प्लान की तरह देखा जा रहा है। बिटकॉइन एक एग्ज़िट प्लान है फ्रॉम द वॉर टॉर्न टेरिटरी। इसका क्या मतलब है? इस वक़्त दुनिया में 500 से 600 700 मिलियन लोग वॉर ग्रस्त एरियो एरिया में रहते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आज कोई मिडल ईस्ट में रहता है, दुबई में बहुत सारे लोग रहते थे। वो जब रिच लोग मूव कर रहे एकदम कि यार हम जान बचा के निकलते हैं या हमें डर लग रहा है, तो वो एकदम उनके पास जो गोल्ड था दुबई में, क्या वो उसको एयरपोर्ट से ले जा सकते थे? नहीं। क्या उनकी जो रियल एस्टेट थी, क्या वो 30% करेक्शन 25% करेक्शन पे बेच सकते मार्केट में? बायर जो है वो है ही नहीं, और अगर है तो वो 50% 40% रेट तोड़ के पैसे देने को तैयार है। तो क्या वो रियल एस्टेट ऐसे पैनिक में बेच सकते हैं? क्या वो लोकल जो दुबई के स्टॉक्स हैं या मिडल ईस्ट के स्टॉक्स हैं, उनको यूएस के स्टॉक्स में उनकी क्या वैल्यू है? यूएस की मार्केट में कैसे बेचें? सो ओवरऑल दुनिया में ये दिखा कि यार जब कियोस होता है दुनिया में, पहले तो होता था एक आध जगह पे कि यार सूडान में चल रही है लड़ाई, यूक्रेन में चल रही है, एक आध जगह, दो जगह, तीन जगह कॉन्फ्लिक्ट होता था। आज 10-10, 12-12 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, 500-500 मिलियन लोग मिसाइलों के साए के नीचे रह रहे हैं। अचानक लोगों को लगने लगा है कि यार बिटकॉइन, जब अगर किसी को अलाइव रहना है और अलाइव रहने के साथ अपनी वेल्थ को इंस्टेंटली ट्रांसफर करना है और उसे कुछ शिफ्ट करना है किसी और कंट्री में या मूव करना है अपनी वेल्थ को, तो वो बाकी ट्रेडिशनल एसेट या ट्रेडिशनल तरीके से वो नहीं कर सकता। बेस्ट तरीका उसके लिए बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स हैं। स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन इस टाइम कई मार्केट्स में मिडल ईस्ट में प्रीमियम पे मिल रहे हैं, प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके मिल रहे हैं, बिकॉज दैट इज द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू गेट ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूएस डॉलर के अंदर इशू ये है कि यूएसडीटी एक तरीके का स्टेबल कॉइन तो है, लेकिन उस पे कहीं ना कहीं अमेरिका उसको फ्रीज कर सकता है। इसीलिए बिटकॉइन जो है वो न्यूट्रल है, बिटकॉइन के ऊपर ट्रम्प की और यूएस गवर्नमेंट की नहीं चलती है। तो धीरे धीरे लोग डिमांड तो स्टेबल कॉइन की करते हैं, लेकिन जब स्टेबल कॉइन भी जब फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद डिमांड बिटकॉइन की बढ़ेगी। तो पहले स्टेबल कॉइन बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे भी, उसके बाद अचानक आपका ट्रांजिशन बिटकॉइन पे होगा, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन स्ट्रेंथ, बिटकॉइन सेंसरशिप रेजिस्टेंस और बिटकॉइन की न्यूट्रलिटी। तो यही कारण है कि बिटकॉइन आपका आने वाले टाइम में जो डिजिटल गोल्ड और ये सब नैरेटिव तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा नैरेटिव बनेगा वो बिटकॉइन इज अ एग्जिट प्लान फ्रॉम अ वॉर टॉर्न टेरिटरी। कहीं पे भी वॉर हो रही है, कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब होता है, तो बिटकॉइन सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन साथ में बिटकॉइन एक एग्जिट प्लान भी है। किसी को फटाफट किसी लड़ाई झगड़े वाली या मिसाइल वाली जगह से भागना है, तो भाई वो अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी वेल्थ को, तीन चीजें तो आदमी लेके जाना चाहता है। तो इन तीन चीजों को वो फास्टेस्ट ईजीएस्ट तरीके से कैसे ले जा सकता है। जैसे जैसे दुनिया को इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो उसकी बिटकॉइन की डिमांड भी बढ़ेगी और बढ़ रही है। आपको और हमें ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम ऑब्वियसली वॉन टॉन टेरिटरी में नहीं रहते, हम पीसफुल टेरिटरी में रहते हैं। बट बहुत सारी दुनिया आज, अगर आप नज़र उठा के देखें, तो वॉन टॉन टेरिटरीज में रहते हैं और वहाँ लोग सोचते हैं इन बातों के बारे में, विकल्प के बारे में सोचते हैं कि फास्टेस्ट तरीका क्या है। ऑब्वियसली क्योंकि हर आदमी अपनी वेल्थ, अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी, इन तीन चीज़ों को लेके जाना चाहता है सेफ जगह पे। तो इसलिए वो ये चीज़ों की डिस्कशन आम हो गई है घरों के अंदर, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि आपको मैंने गोल्ड का बताया, आपको मैंने बिटकॉइन का बताया। क्रिप्टो का क्या है कि बाकी क्रिप्टो बिटकॉइन के अलावा जो है वो ग्रो करेंगे, जब तक क्लैरिटी आएगी तब ग्रो करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन पे जनरली डिपेंडेंट रहते हैं। पहले बिटकॉइन अच्छा करेगा, मूव अच्छी होगी तो ऑल्ट कॉइन्स भी मूव करेंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
कुछ ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि रियल वर्ल्ड एसेट्स, जैसे कि एक बहुत बड़ी आरडब्ल्यू बहुत बड़ी स्ट्रीम है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड कुछ भी है, चाहे इथेरियम की चेन है, चाहे सोलाना की चेन है, चाहे बीएनबी की चेन है, अगर इन पे रियल वर्ल्ड एसेट्स अगर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमैटिकली ये चेन्स ग्रो करेंगी, रियल वर्ल्ड एसेट्स ग्रो करेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रियल वर्ल्ड एसेट में इस टाइम जो कंपनी ग्रो कर रही है वो जैसे ओंडो कर रही है, ठीक है? ओंडो क्या कर रहा है? ओंडो ने क्या करा कि जितनी भी दुनिया की जो अमेरिका के रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट है, बॉन्ड्स हैं, इनको डिजिटल टोकन में कन्वर्ट करके ऑन चेन लेके आना। तो अभी उसने रिसेंटली क्या करा कि जितने भी अमेरिका के स्टॉक्स हैं, अमेरिका के पॉपुलर स्टॉक्स में आपका एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है ना? तो इन सारे स्टॉक्स को उसने क्या करा, डिजिटल इसने टोकनाइज़ कर दिया। टोकनाइज़ करने का मतलब है कि स्टॉक्स को डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल टोकन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है उस स्टॉक का, और वो जो जो टोकन है, उसको आप फ्रैक्शनली भी ओन कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में आप स्टॉक के पूरे पैसे देते हो तो एक स्टॉक मिलता है। जब आप टोकेनाइज़ कर देते हो तो आप फ्रैक्शनल ओनरशिप भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपने फ्रैक्शनल ओनरशिप ले लिया, आपका जितना बजट है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपने इंस्टेंट सेटलमेंट रहती है। रियल वर्ल्ड में आपको अगर स्टॉक को बेचना है इधर से उधर तो बहुत दिक्कत होती है, टाइम कंज्यूम है। यहाँ पे जब आपने टोकेनाइज़ कर दिया तो इंस्टेंट सेटलमेंट भी हो जाती है, ग्लोबल लिक्विडिटी मिल जाती है जब आप टोकेनाइज़ कर देते हो, और 24/7 आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? सो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो ओंडो सिक्योरिटीज़ ने अपने जो स्टॉक्स हैं अमेरिका के, उनको टोकेनाइज़ करा। टोकेनाइज़ करने के बाद वो बायनेंस के पास गया। बायनेंस को बोला कि भाई तुम्हारे पास एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? मेरे पास एक्सपर्टीज़ है टोकेनाइज़ करने में, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म पे हम इन टोकेनाइज़ सिक्योरिटीज़ को अवेलेबल करा देते हैं। बायनेंस और ओंडो सिक्योरिटीज़ ने हाथ मिलाया, दोनों ने, बायनेंस ने जो जितने भी इस टोकेनाइज़ सिक्योरिटीज़ हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको अवेलेबल करा दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। अब वहाँ पे कोई भी जाके जो बायनेंस पे ट्रेड कर सकता था क्रिप्टो के अंदर, अब सपोज़ करो उसको डाइवर्सिफ़ाई करना है, तो वो इन टोकेनाइज़ सिक्योरिटीज़ में भी डाइवर्सिफ़ाई कर सकता है। सपोज़ उसको क्रिप्टो से इस टोकेनाइज़ सिक्योरिटी में मूव करना है, उसे एनवीडिया या एप्पल या इन इन कंपनीज़ के अंदर भी एक्सपोज़र लेना है, क्योंकि उसको लगता है कि यार जैसे-जैसे एआई ग्रो कर रहा है, तो ये स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, मुझे इसके अंदर भी एक्सपोज़र लेना है। तो ये टोकेनाइज़ सिक्योरिटीज़ जो है, ये मिरर इमेज है नॉर्मल स्टॉक्स की, जिसको ओंडो सिक्योरिटीज़ ने इश्यू किया है। तो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अब बायनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज, ओंडो सिक्योरिटीज़ टॉप कंपनी जो रियल वर्ल्ड एसेट्स में जो टोकेनाइज़ेशन में है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी हो रही है मार्केट के अंदर। गाइज़ मेरा यही कहना है कि कि जो वॉर है, ये अभी एंड होती नहीं दिख रही। इसकी शुरुआत अमेरिका और इज़राइल ने करी, लेकिन ईरान ये चाहता है कि इसका एंड इस तरीके से हो कि सिर्फ़ ये नहीं कि अभी रुक गई, वो ये चाहता है कि आज के बाद उसको ऐसी एश्योरेंसेस और गारंटी मिले कि वो कभी इस तरह की वॉर नहीं होगी। ईरान ने अपनी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप खो दी है। तो वो ये चाहता है कि इस बार जब वॉर एंड हो तो उसकी शर्तों पे हो, ना कि अमेरिका और इज़राइल की। और ऐसा लग रहा है कि उसकी शर्तें मानी जाएँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिन का समय माँगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके पास, तो उसने कहीं न कहीं फेस सेविंग, टाइम बाय आउट किया है। सो लेट्स सी कि उसने टाइम बाय आउट किया है या कोई बड़ा अटैक करना चाहता है जिसमें उसको 5 दिन लगेंगे प्लानिंग में। लेट्स लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मेरी नज़र तो उस पे बनी हुई है। आप भी अगर मेरे को ऐसे इस चैनल को वर्थव्हाइल समझते हो कि नहीं यार यहाँ से सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं रेगुलर कंटेंट अब बनाऊँगा, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।